रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का जो बचा कुचा पोर्सन है ना वो हम लोग आज पढ़ लेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 कौन सा था? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे। अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय। ठीक है, इसको अपन ने आधा पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण अपन इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो इससे पहले वाला चैप्टर था उसका और इसका थोड़ा सा रिकेप करवा देता हूँ कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान लगा के सुनना। पहले अपन ने पढ़ा था जो 5वां नंबर का चैप्टर था द्रव्य द्रव्य विज्ञानी। इसमें अपन ने जो भी लिक्विड सब्सटेंस थे ना उनकी क्वालिटी के बारे में पढ़ा था। उसमें अष्टांग हृदय ने कितने बताए थे मैंने तुमको? द्रव्य को और आहार वर्ग को कितने भागों में डिवाइड किया था? जल्दी जल्दी मन में सोचो। ठीक है, जो द्रव्य था उसको 5 भाग में डिवाइड किया था, आहार जो है 7 को। तो अपन ने जो अभी लास्ट वीडियो में आहार द्रव्य के कुछ तीन को पढ़ लिया था। ठीक है, और इसके बाद अब अपन आज रिमेनिंग जो बचे हुए वर्ग उनको पढ़ लेंगे। तो मैं थोड़ा सा 5th चैप्टर का रिकेप करवा देता हूँ आप लोगों को। अपन ने उसमें सबसे पहले पहला वर्ग कौन सा? गंगा का जल पढ़ा था, जल वर्ग था। गंगा का जल पहले स्टार्ट में आता था, तो जल वर्ग। तो जल वर्ग में अपन ने गंगा का जल पढ़ा था, समुद्र का जल पढ़ा था, पश्चिम नदी से जो नदी आ रही थी पश्चिम दिशा से उसका बारे में पढ़ा था, समुद्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर अपन ने क्षीर वर्ग, क्षीर बोले तो दूध का जो भी वर्णन आया था उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें बताया था कि गाय का दूध सबसे अच्छा होता है और गाय का घी अच्छा होता है, और गाय जो आबी भेड़ होता है उसका दूध बेकार होता है। फिर अपन ने उसमें गाय के दूध के बारे में पढ़ा था, महीस के दूध के बारे में पढ़ा था, अजा, ऊँट, मानुसी मतलब मनुष्य का, आबी का, हाथी का, और एक खर वाले जो गधा और घोड़े होते हैं उनके दूध के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर अपन आगे पढ़ा था घृत के बारे में कि घृत के क्या क्या गुण हैं, घृत किस किस डिसीज़ में काम आता है, कौन से 200 पे इसका काम होता है। फिर अपना तीसरा वर्ग पढ़ा था इक्षु वर्ग। इक्षु वर्ग में अपने गन्ने के बारे में पढ़ा था। गन्ने के ऊपर का भाग लवण होता है, बीच का मधुर होता है। गन्ने की 2 वैरायटियाँ होती है। ठीक है, उसमें कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बेकार होता है। फिर अपन आगे थे तेल वर्ग पे। तेल वर्ग में अपन ने पढ़ा था कि तेल क्या क्या त्वचम होता है, बल देने वाला होता है, और जो जो क्वालिटीज़ पढ़ी थी। फिर उसमें अपन ने एक एरंड के तेल के बारे में विशेष पढ़ा था। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था किसके बारे में? महावर्ग के बारे में। महावर्ग में जैसे सीधू मध्य वर्ग सॉरी है ना, मध्य वर्ग जो भी अल्कोहल दारू वगैरह होती है उसके बारे में। ठीक है, तो उसमें सीधू आता है और उसके अलग अलग जो प्रिपरेशन होती है ना अल्कोहल की, वो सब के बारे में अपन ने पढ़ा था। फिर उसमें एक गुड़ से बनी थी और इक्षु से बनी थी और मुनक्का से बनी हुई थी, तो उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। हाँ, तो मध्य वर्ग के बारे में इतना बताया था। ठीक है, किस किस से उन्होंने मध्य बनाया था उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद अपन आ गए थे नेक्स्ट चैप्टर पर जिसमें कि अपने को रिमेनिंग 7 वर्ग पढ़ने थे, अन्न वर्ग। उसमें अपन ने सबसे पहला वर्ग पढ़ा था सूख धान्य। मैंने बताया था सूख धान्य मतलब क्या होता है? मोनोकोटिलिडन्स। और जो कौन सी धान्य जिसको डाइकोटिलिडन बोलते हैं? जल्दी बताओ, मैंने एक ट्रिक बता के बनाया था आपको। सिम्बी धान्य। ठीक है, सिम्बी, बी फॉर बिस। बिस ट्रेस बोलते हैं ना केमिस्ट्री में अपन, तो ऐसा बी से मतलब 2 हो जाता है। तो सूख धान्य में जैसे जो जो मोनोकोटिलिडन्स आते हैं वो आप देख लेना बुक में अच्छे, किसके बारे में क्या क्या गुण हैं किसके। उसके बाद आते हैं अपन सिम्बी धान्य में। सिम्बी धान्य में वही मूंग, कलाए, राजमा, और ऊपर में गेहूँ, मक्की, ये सब जो सब चीज़ें आती थी। ठीक है, और इधर राजमा आएगा, कुलथ आएगा, तिल आएगा। फिर जो इसका सेकेंड वर्ग था कौन सा था अपना? कृतान वर्ग। कृतान वर्ग में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि इसमें जो कसाई कल्पना रिलेटेड टर्म्स है ना, मंड, पेया, यवागु, विलेपी, ओदन, ये सब चीज़ें कृतान वर्ग में आ रही थी। ठीक है, इनके गुण क्या क्या था वो सब देख लेना। उसके बाद अपन आ रहे थे मांस वर्ग पे। मांस वर्ग बोले तो जो भी मीट वगैरह चिकन वगैरह होते हैं उनके बारे में। तो अपन ने क्या पढ़ा था इसमें? जंगल में रहने वाले प्राणियों का मांस, काड़ कपोत जो जंगली कबूतर का था, क्रव्यात का मांस। क्रव्यात बोले तो जो बिल में रहने वाले रहते हैं ना, खरगोश खरगोश, इनका क्रव्यात मांस इनको बोलते हैं। अजा का मांस, गाय का मांस, भैंस का मांस। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे अब आज चौथा वाला वर्ग, शाक वर्ग। ठीक है, साग वर्ग में जो भी अपने सब्जियां जो पत्ते वाली चीज़ें रहती है ना, साग बोलते हैं ना अपन, सब लोगों ने सुना होगा मक्के की रोटी, सरसों का साग। तो आज आप लोगों को सरसों के साग का बहुत बड़ा सच पता चलने जाएगा। ठीक है, कि भाई अच्छा है कि बेकार है। ठीक है, तो अब अपन आज पढ़ते हैं साग वर्ग, शाकों का वर्णन। अब यहाँ से कतिपय शाकों का वर्णन किया जा रहा है। पाठा, सठी, शूषा, सुनिषण, तीनज, राजछव तथा बथुआ। एक बथुआ ही सुना होगा आप लोगों ने इस सब में से। ठीक है, ये सभी शाक त्रिदोष नाशक होती है, लघु होती है और ग्राही होती है। ग्राही वाले जो मल को बांधने वाली होती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन अब इनका एक एक का वर्णन करेंगे, एक एक का वर्णन कर रहे हैं लोग। ठीक है, अब सुनिषणक का वर्णन। सुनिषणक
चोप तिया बोलते हैं इसको का शाक उत्तम उक्त सभी शाकों में अग्निवर्धक तथा वीर्यवर्धक होता है। ये बस इसमें नॉर्मल पढ़ना कि अग्निवर्धक होता है या वीर्यवर्धक होता है। और आप लोगों को एग्जाम में कुछ भी ना आए ना, तो किसी के में वीर्यवर्धक लिख देना, अग्निवर्धक होता है। एक जो ग्राही लिखा है ग्राही लिख देना। त्रिदोष अच्छा नाम हो तो त्रिदोष नाशक लिख देना, बेकार नाम लगे आप लोगों को तो त्रिदोष कोपक लिख देना। ऐसे करके 5-6 पॉइंट अपने लिखा जाते हैं, ठीक है। फिर राजछबक का वर्णन। राजछबक बोलता है नक्षिनी। नक्षिनी आपने सुना होगा कॉमन लेमन टर्म में। नक्षिनी का शाक गृहिणी रोग तथा अर्श रोग का नाश करने वाला। देखो नक्षिनी अच्छा होता है तो ये गृहिणी रोग में और अर्श रोग में अच्छा होता है। ये अर्श रोग देखो जो भी खाने से रिलेटेड चीज़ें अगर अपन अच्छा नहीं खाएंगे तो उससे कॉम्प्लिकेशन आगे जाके अर्श रोग ही होता है। तो अगर खाने में अपन अच्छा अच्छा खाना खाएंगे तो अर्श रोग को नहीं होने देगा, अर्श रोग नाशक होगा। फिर वास्तुक का वर्णन। वास्तुक बोले तो बथुआ। बथुआ एक प्रकार से छोटा सा पौधा होता है, ज़मीन पे लगता है, उसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं, उनकी सब्जी का साग बनाया जाता है। तो बथुए का शाक बंधे हुए मल का भेदन कर निकालने में एक प्रकार से ब्रेचन कम कर लग्जटिव प्रॉपर्टीज है इनके इसके अंदर, ठीक है। बर्चो भेदी तू वास्तुकम। वास्तु किसको बोलते हैं? बथुए को बोलते हैं। और बर्च बर्च मतलब होता है मल, जो भी अपना मल होता है ना फीकल मैटर, उसको बोलते हैं बर्च। और भेद मतलब उसका भेदन मतलब तो उसको तोड़ मरोड़ के बाहर निकाल देना। फिर आता है काकमाची का वर्णन। काकमाची मकोए की पत्तियाँ। काकमाची का साग तीनों दोषों का शमन करने वाला, कुष्ठ रोग तथा का विनाशक, वीर्यवर्धक, उष्ण वीर्य, रसायन गुण से युक्त, सर तथा स्वर यंत्र के लिए हितकर होता है। देखो मैक्सिमम टर्म जो मैंने बताई 6-7 वही सब जगह दिखती है आपको देखने को मिलेंगी, वही लिख देना अगर कुछ समझ ना आए तो। अभी काकमाची का वर्णन कर दिया इन्होंने। हंती दोष त्र्यम कुष्ठम मतलब तीनों दोषों का क्षय करने वाला, ब्रश्य होता है, उष्ण होता है, रसायनी होता है काकमाची। और सरा स्वर्य मतलब जो अपने बोलने की शक्ति जो लोग हकला हकला के बोलते हैं ना उनके लिए काकमाची अच्छा होता है। फिर आ जाता है अपन चांगेरी। तिप्तिया। चांगेरी आप लोग सुनोगे आगे जाके। चांगेरी चांगेरी का साग ये स्वाद में अम्ल होता है, अग्निवर्धक होता है, गृहिणी रोग के लिए अच्छा होता है, अर्श रोग के लिए अच्छा होता है, वात विकार, कफ विकार का नाशक होता है। यह उष्णवीर होता है, मल को बांधने वाला होता है, लघु होता है। चांगेरी जो बस एक यहाँ पर थोड़ा सा और ये आ गया मल को बांधने वाला, ऊपर अपन ने जो पढ़ा था मल का भेदन करता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं पटोल। पटोल का वर्णन। परवल जो होता है ना उसको पटोल बोलते हैं। तो ये सागों के नाम है बहुत सारे, ठीक है। इन सबको नाम पढ़ लेना आप लोग कि इन सबको के साग बनाए जाते हैं। फिर आ जाते हैं अपन परवल की साग। परवल की साग कैसी होती है? ये हृदय के लिए हितकारी, कृमिनाशक, पाक में मधुर, भोजन के प्रति रुचि को उत्पन्न करना। जिसको खाना खाने की इच्छा नहीं होती ना उसको अपन परवल खिला दो थोड़ा सा तो उसकी क्या भोजन करने की इच्छा हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा है हृदयम पटोलम। जो पटोले होगा हृदय मतलब हृदय के लिए हितकारी। कृमिनुत स्वादुपाकम। जो कृमिनुत मतलब कृमियों को निकालने वाला। स्वादुपाक। स्वादु मैंने बताया आपको मधुर रस को स्वादु बोलते हैं अपन, ठीक है। स्वादुपाकम। रुचि प्रदम। रुचि प्रदम मतलब खाना खाने की इच्छा प्रदान करने वाला। फिर बृहति द्वय का वर्णन। अब जो बृहति ना एक बृहति दो होती है तो उनको बृहति द्वय नाम से बोलते हैं, ठीक है। वन वनभंटा तथा कंटकारी के फलों का शाक पित्तवर्धक, जठर अग्नि को प्रदीप्त करने वाला, मलभेदक और वातनाशक होता है। ये जो बृहति द्वय के जो गुण है ना वो ये सब लिखे हुए हैं कि पित्तलम मतलब पित्त को बढ़ाने वाला, दीपनम मतलब खाने को पचाने वाला, अग्नि को बढ़ाने वाला, भेदी होता है, वाताग्नम होता है, बृहति द्वय। ये बृहति द्वय के सब लक्षण हो गए। फिर आ जाता है अंडूसा। अंडूसा का वर्णन। अंडूसा के पत्तों का शाक बमन, घास तथा रक्तपित्त को नाश करने वाला होता है, ठीक है। करेला। अब जो करेला बोलते हैं जिसकी सब्जी किसी बच्चे को पसंद नहीं आती है, ये कुछ कटु तिक्त रस युक्त होता है, अग्नि का दीपन करने वाला होता है, कफ नाशक होता है, द्रव्यों में उत्तम कहा जाता है। देखो कफ नाशक द्रव्यों में सबसे उत्तम किसको? करेले को बोला गया है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन बैगन का साग। बैगन को क्या? वार्ताक। वार्ताक बराबर बैगन। ये दो प्रकार का होता है, कटु तथा तिक्त और मधुर। एक कटु तिक्त होता है और एक मधुर होता है। दोनों प्रकार के बैगन उष्णवीर्य, कफ तथा वात का नाशक होते हैं। इनमें कुछ क्षार अंश भी होता है। ये जठराग्नि को बढ़ाने वाला, जठराग्नि को बढ़ाने वाला। देखो बैगन हृदय के लिए हितकारी होता है, रुचिकारक होता है, कुछ पित्तकारक होता है, ठीक है। ये सब अच्छी अच्छी क्वालिटी होगी, बस एक क्वालिटी कौन सी बेकार होगी कि पित्त को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना स्किन डिसऑर्डर। स्किन डिसऑर्डर पित्त के कारण होता है, तो स्किन डिसऑर्डर में अपन बोलते हैं कि बैगन नहीं खाना चाहिए। फिर आ जाता है करीर का शाक। ये आद्यमान अफराकारक होता है। आद्यमान आद्यमान मतलब पेट में भारी भारी से लगना, आद्यमान कारक होता है। रस में कषाय, मधुर तथा तिक्त होता है। तोरई तथा बाकुची का साग। ये दोनों बंधे हुए मल का भेदन करने वाला तथा अग्निदीपक होता है।
बंधे हुए मल का जो जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है, बंधा हुआ मल होता है कॉन्स्टिपेशन बोल सकते हो, उसका भेदन भेदन कर देगा, तोड़ फोड़ देगा तो निकल जाएगा इजीली उसका फीकल मैटर, और अग्नि का दीपक हो जाता है, खाने को अच्छे से पचाएगा। फिर तंडुली है, चौलाई के साथ, ठीक है। एक तंडुल मतलब अपन चावल से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये शीतवीर है, रूक्ष रस तथा पाक में मधुर एवं लघु होता है। मद विकार मतलब मदात, जो दारू पी के नशे हो जाते हैं ना जिनको, उनके लिए भी अच्छा होता है। पित्त विकार के लिए, विष विकार के लिए, रक्त विकार का विनाश करता है। ये सब तंडुलिये का शाक के बारे में बता दिया अपन ने, ठीक है। मुंजातक कंद, कंद में विशेष है, ठीक है, कंद विशेष का शाक। यह वात तथा पित्त विकारों का नाशक होता है। स्निग्ध शीत गुरु स्वादु, स्वाद में मधुर, शरीर को पुष्टि करने वाला और शुक्रवर्धक। ये जहाँ पे भी शुक्रवर्धक, वीर्यवर्धक, इनको हाईलाइट कर लेना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये अच्छे होते हैं थोड़ा मुंजातक का, ठीक है। यह वात और पित्त विकारों को नाश कर देता है। देखो ये सब स्निग्ध, शीत, गुरु, स्वादु, ये सब कफ के गुण हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कफ के क्या क्या गुण हैं, बात के क्या क्या गुण हैं। और जो कफ के गुण होते हैं वो क्या होते हैं, जहाँ जहाँ कफ के गुण दिख जाएंगे तुमको, वो सब क्या वीर्यवर्धक और शुक्रवर्धक होती है। तो इससे आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में रिलेशन चला के एक्स्ट्रा चीज़ें जो लिखते हैं ना, जो टॉपर्स लोग रहते हैं ना, वो यही लिखते हैं कि सबसे पहले बात पित्त कफ के जो गुण है इसमें लिखेंगे ना, तो गुण लिख देना, और वहीं गुण से लिख देना कि ये कफ वित्त, कफ वात सामक है, पित्त सामक है। ऐसा ये थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग चला के आपको थोड़ा इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। पालक का साग, ये गुरु होने के कारण देर से पचता है। अब पालक का साग बनाते हैं ना अपन, जब इसको पूरा गला के एकदम पेस्ट जैसा बना देते हैं, तो ये देर से पचता है, मतलब गुरु होता है। मल का भेदक होता है। देश भेद से इसका स्वभाव भेद भी देखा जाता है, मतलब अलग अलग देश में पालक अपने अलग अलग गुणकर्म बताता है। फिर आता है उपोदिका, पोई का साग। यह भी गुरु एवं सरगुण से युक्त होता है तथा मद का नाशक भी करता है। जिसको नशे ज़्यादा हो जाता है उसको उपोदिका पोए खिला देता है, ठीक है। मद्धानी चा उपोदिका। फिर इसके बाद पढ़ेंगे, ये याद रखना, मद मद में किसके मैक्सिमम आप लोगों को नींबू का रस याद होता है, पर शाकों में क्या अपन पोई या उपोदिका को देते हैं। उपोदिका ऐसे याद कर सकते हो, अब पीने के बाद इंसान एकदम ऊपर ऊपर की बातें करता है ना, भगवान समझने लग जाता है, तो अब से अल्कोहल हो जाता है, और अल्कोहल को कम करने के लिए मद्यनाशक में उपोदिका हो जाता है, ठीक है। फिर अपन आ गए हैं बिदारी, बिलाई, बिदारी कंद आप लोगों ने सुनोगे, बिदारी कंद होता है। ये वात पित्तनाशक होता है, मलमूत्रों को निकालने वाला, स्वाद में मधुर, शीतवीर है, जीवन शक्ति को देने वाला, स्वास्थ्यवर्धक, कंठ के लिए हितकर, पाचने में गुरु, वीर्यवर्धक तथा रसायन होता है। फिर आता है जीवंती का साग। 5 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार, जितने स्टार लगा सकते हो यहाँ पे लगा लो। यह दृष्टि के लिए हितकर होता है, त्रिदोष नाशक होता है, मधुर होता है और शीतवीर्य होता है। चक्षुष सरदोष शगनम, सरदोष शगनी। सागों में सबसे श्रेष्ठ साग, सबसे अच्छा साग कौन सा होता है, जीवंती का साग होता है, ठीक है। और सबसे बेकार साग होता है, यहाँ पे लिख लेना, सरसों का साग। सरसों का साग सबसे बेकार होता है, जो कि अपन सबसे अच्छे से खाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेना है डी, दृष्टि का डी लिख लेना, त्रिदोष का टी लिख लेना, एम एस लिख लेना, डी टी एम एस करके इसकी ट्रिक बना लेना, ठीक है। सरदोष शगनम, त्रिदोष शामक, मधुर और शीतवीर। कूष्मांड, जो पेठा जैसे बनता है ना, पेठापन जो आगरा का पेठा, उसको कूष्मांड से बनता है वो, कि उस कूष्मांड कद्दू जैसा थोड़ा थोड़ा आता है, पर वो सफ़ेद कलर का होता है अंदर से, ठीक है। कूष्मांड, कोहड़ा या पेठा, तुम्ब, कलिंग, ये आदि इनका अपन नीचे वर्णन करेंगे, ठीक है, इन सबका। तो कूष्मांड के गुण, लताओं में फलने वाला, इसका ना बेला होता है, जैसे लौकी गिलकी जैसे लगते हैं ना, वैसे कूष्मांड कद्दू ये भी लगता है। फलने वाले उक्त सभी फलों में कूष्मांड उत्तम माना गया है। ये वात तथा पित्त विकार का शमन करता है, बस्ती को शुद्ध करता है और वीर्य को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। ये सब इसके गुण हो गए। बल्ली फलानाम प्रवरम कूष्मांडम, ये बल्ली मतलब बेले में फलने वाले सभी फलों में प्रवर, मैंने बताया था, एक होता है अबर, अबर मतलब खराब, और प्रवर, प्रवर मतलब अच्छा, तो कूष्मांड होता है सबसे अच्छा। बस्ती शुद्धिकरम ब्रश्यम, ये बस्ती मतलब अपना जो यूरिनरी ब्लेडर होता है, मूत्राशय बोलते हैं अपन आयुर्वेद में उसको शुद्ध करता है। और ब्रश्यम मतलब वीर्य को बढ़ाने वाला होता है। फिर त्रप्सु का वर्णन, त्रप्सु बड़ा खीरा, खीरा ककड़ी आती ना वो, कूष्मांड आदि से अधिक मूत्रकारक होता है। ये बस्ती का शोधन मतलब मूत्रकारक हो रहा है, पर जो त्रप्सु खीरा होता है वो उससे ज़्यादा मूत्रकारक होता है। तो त्रपुसम त्वति मूत्रम। फिर आ जाता है अपन तुम्बी या तुम्बा, गोल लोआ या लोकी, लोकी को अपन क्या बोलते हैं, तुम्बी बोलते हैं, ठीक है। लिख लेना यहाँ पे, ऐसी जो चीज़ें अपन रेगुलर यूज़ में करते हैं ना, उनको आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, उनका नाम ऐसा लिख लिया करो, या तो
बुक के लास्ट पेज पे एक पेज ऐड कर लो, एक दो पेज, और उस पर जो जो चीज़ें से आती है ना उनके पर्याय ये चीज़ें, और जो कुछ चीज़ें ज़्यादा याद करने वाली जो अच्छी लग रही है उनको लिख लिया करो। अब लौकी, लौकी को अपन तुम भी बोलते हैं, ठीक है। तरबूज, ककड़ी, फूट, ये सब अत्यंत रूक्ष तथा मल को बांधने वाले होते हैं। ऊपर कहे गए फल जब तक बाल रहते हैं तब तक इनका गुण पित्तनाशक होता है, तब और ये शीतवीर होते हैं। जब ये पक जाते हैं तब पित्तकारक और उष्णवीर हो जाते हैं। अब एक फ्रूट होता है, उसकी दो स्टेज रहती है, एक कच्चा रहता है, एक पक्का रहता था। कच्चे में ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं, पर पक जाते हैं तो क्या पित्तकारक, पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं और उष्णवीर वाले होते हैं, ठीक है। फिर अपन आते हैं शीर्णव्रंत फल साग। शीर्णव्रण, शीर्णव्रंत, जो शाकफल अपने डंठल से अलग हो गए हो। शाक कुछ खारापन, पित्तकारक, कफदोष तथा बातदोष का विनाशक, रुचिकारक, जठराग्नि दीपक तथा हृदय के लिए हितकर होते हैं, या वातस्थीला तथा अनाह रोग का विनाशक एवं लघु होते हैं, ठीक है। इनको अपन शीर्णव्रंत बोलते हैं। शीर्णव्रंत, एक चीज़ याद रखना, इसमें क्या होता है, हृदय होता है, ठीक है। शीर्णव्रंत, अपन इसको ऐसे याद कर सकते, व्रंत, व्रंत मतलब डंठल निकलते, तो अपने हृदय से बहुत सारी आर्टरीज, और मतलब मेन तो आर्टरी निकलती है ना, तो उनको अपन एज अ डंठल एज्यूम करके उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर मृणाल आदि का वर्णन। मृणाल मतलब कमल को बोलते हैं मृणाल, कमल, विष, सालूक, कुमुद, इनका नीचे पड़ता है, ठीक है। कलम्ब आदि का वर्णन, ये बहुत सारे इनको नाम दे दिया ड्रग्स का, इनका अपन नीचे पढ़ते हैं इनके बारे में, ठीक है। चिल्ली साग का वर्णन। चिल्ली नामक साग दो प्रकार का होता है, बड़े पत्ते वाला तथा छोटे पत्ते वाला। इनमें से दूसरे के गुण धर्म बथुआ के समान, जो बथुआ अपन ने ऊपर पढ़ा था ना, उसके जैसे समान एग्जिस्ट किसका, चिल्ली। तो यहाँ पे लिख लेना बथुआ इज इक्वल टू चिल्ली। जो बथुआ नाम का लड़का है वो क्या चिल्ली चिल्ली होता है, जो वो ज़्यादा कूदते पूदते रहते हैं ना, वो बच्चों को अपन क्या सेक चिल्ली बोलते हैं ना, तो ऐसे बथुआ क्या है, एक सेक चिल्ली है। अब यहाँ पे अपन आ गए हैं तरकारी आदि शाक का वर्णन। तरकारी मतलब अरणी तथा बरना को कोमल पत्तों एवं फलों का शाक, स्वाद में मधुर, कुछ तीतापन युक्त होता है। ये दोनों कफदोष तथा वातदोष नाशक होते हैं। पुनर्नवा और कलाश, काल शाक, दोनों प्रकार, इनकी हिंदी पढ़ते जाओ ना, जहाँ जहाँ टिकने देकर इनकी हिंदी पढ़ते जाओ। हिंदी पढ़ने से ये रहेगा कि हाँ ये टर्मिनोलॉजी आपकी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और फिर मैंने पता ही आप बता दिया लिखना कैसे आप लोगों को। दोनों प्रकार की पुनर्नवाओ तथा काल शाक कुछ खारा स्वाद में, कुछ कटु, कुछ तिक्त रस वाला होता है। ये दोनों शाक जठरा अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, मल को भेदन करते हैं, दूषिविष, सौफ, कफदोष तथा बातदोष का विनाश करते हैं। फिर आ जाते हैं अपन करंज के शाक के बारे में। करंज, करंज के कोमल पत्तों या अंकुरों का शाक जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। ये करंज, ये जो अच्छी अच्छी ड्रग है ना, ये यूज़ करने में आपको दिखेगी कि हाँ ये करंज हो गया, पुनर्नवा हो गया, ये अच्छी अच्छी चीज़ें, तो इनके बारे में आप अच्छे अच्छे गुण लिख सकते हो। और जो बेकार बेकार चीज़ें उनके थोड़ा सा लिख लेना कि हाँ ये बेकार है, थोड़ा मन में बना लेना, तो उनके बारे में थोड़ी गलत गलत चीज़ लिख देना। फिर आ जाते हैं अपन शतावरी। शतावरी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में जो ट्रीटमेंट में बहुत यूज़ होती है। शतावरी के अंकुर का शाक, ये स्वाद में हल्का, तिक्त रस वाला, वीर्य वर्धक होता है, तीनों दोषों का विनाशक होता है, ठीक है। ये शतावरी के गुण के। शतावर्य अंकुर अस्तिका ब्रश्य दोष तरापहा, तीनों दोषों को हरने वाला होता है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में लिखा है तीनों दोषों का विनाशक होता है। फिर आ जाते अपन बंस करीर का शाक। बांस के नए अंकुरों का शाक, जो बांस के नए नए पौधे डंठल निकलते हैं ना अलग से, उनके शाक बनाते हैं। शतावरी के अंकुर की भांति बांस का भी अंकुर निकलते हैं, इनमें भी शाक, अचार तथा मुरब्बा बनाया जाता है। बांस का अचार बनाया जाता है। बांस का अचार जो बोने लोग जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है ना, तो लड़कियों को खिलाया जाता है। नेपाल में इसके अचार का अत्यंत प्रचार है, वहाँ इसे तामा कहते हैं, ठीक है। फिर मछेची पत्तूर का साग, ये अग्निदीपक होता है, स्वाद में तिक्त होता है। इससे जो उल्टे सीधे नाम वाला रहता है ना, इनका बारे में पूछते नहीं है। एक वर्ग उठा लोगे ना, उसमें आपको 5 ड्रग जो कॉमन सुनी हुई है उनको उठा के उनको भी लिख दोगे ना एग्ज़ाम में, तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आप लोगों को। कुसुम का साग हो जाता है। कुसुम बोले तो कुमकुम, जो कुमकुम लगाते हैं ना लाल कलर का, उसका एक प्लांट आता है, आप लोगों के कॉलेज वगैरह में होगा भी कुमकुम का प्लांट, देखना। उसके छोटे जो एक डिब्बी जैसा होता है, उसके अंदर छोटे छोटे गेहूं के दाने जैसे लाल कलर के होते हैं कुमकुम, उनको पीस के ना लाल कलर का कुमकुम बनाया जाता है। तो कुमकुम के पत्तों का साग रूक्ष होता है, उष्णवीर होता है, अम्ल, गुरु, पित्तकारक तथा सर होता है। रेचक, रेचन मतलब विरेचन, विरेचन जो लग्जटिव प्रॉपर्टी होती है ना मल को निकालने वाले, उनको रेचक बोलते हैं।
अब आ गया है नेक्स्ट सरसों का साग। यहाँ पे स्टार इसलिए लगा लो कि इसके बारे में पता होना ज़रूरी है ना। सरसों के पत्तों का साग, ये पचने में गुरु, ठीक है। ठंडी में खाते हैं क्योंकि सरसों की रोटी, क्योंकि ठंड में अग्नि बढ़ जाती है तो गुरु उष्णवीर होता है। स्वाद में कुछ अम्ल, पाचन में गुरु, मल मूत्र की प्रवृत्ति में रुकावट मतलब रोकेगा, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करने वाला, तथा त्रिदोष कारक। और अपन ने अच्छा वाला कौन सा पढ़ा था, यहाँ पे लिख लेना, जल्दी से बताओ कौन सा था अच्छा वाला। जीवंती का साग था, ठीक है। जीवंती का साग त्रिदोष नाशक था, ठीक है। ये क्या, बद्धबिड़ मूत्रम सर्वदोष कृत, वो क्या, सर्वदोष हरम। अब आ गए हैं अपन लोग नीचे, कुठेरा खादी शाक। अब सुरसा का साग, सुरसा क्या होता है, सुरसा तुलसी को बोलते हैं, सुरसा लिख लेना। सुरसा इस तुलसी जो घर में लगाते हैं अपन, उसकी भी बहुत सारी वैरायटी बताई गई है आयुर्वेद में, ठीक है। हिचकी, कास, खांसी जल्दी तो बोलते हैं ना, तुलसी की चाय बना के पी लो। श्वास में वही, विष विकार, पार्श्वशूल, पसलियों में पीड़ा होना, तथा मुख की दुर्गंध का पीना। सब तुलसी खा लेते तो तुलसी तुलसी अपना मुंह हो जाता है ना, तो वैसे तो अपने कास, वेश, श्वास, पार्श्व, ऊती गंध से ये सुरसा, सुरसा मतलब तुलसी अपनी, ठीक है। हिद में हिचकी, हिक्का बोलते हैं अपन आयुर्वेद में हिचकी को, ठीक है। आपको आगे हिचकी देखने को नहीं मिलेगा, सब जगह हिक्का हिक्का लिखा आएगा, ठीक है। ये हो गए अपने इतने सारे वर्ग का। फिर आ जाता है अपना हरे धनिया का साग। ये थोड़ा तीता मधुर होता है, मूत्रल होता है और पित्त कारक नहीं होता है, पित्त को नहीं बढ़ाने वाला। धनिया बोलते हैं ना, ठंडा होता है। ये सब हो गया इसके बारे में वर्णन, ठीक है। अब आ जाता है लहसुन कंद का साग। इसका कंद विशेष करके तीक्ष्ण उष्णवीर, अपन लहसुन खाते तो मुंह जल जाता है और गरम गरम लगता है ना, तीक्ष्ण उष्णवीर होता है। इसका विपाक कटु होता है। ये सर है हृदय के लिए तथा केस के लिए हितकर है। पचने में गुरु, वीर्यवर्धक, स्निग्ध, दीपन, पाचन, अस्थि भंग को जोड़ने वाला, बलवर्धक, रक्त एवं पित्त को दूषित करने वाला है। ये क्लास स्वित्र, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। स्वित्र में, कुष्ठ में, गुल्म में, अर्श में, प्रमेह में, कृमि रोग, कफ विकार, बात विकार, हिचकी, पीनस, श्वास, कास रोग को विनाश करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा सन। अपने लहसुन के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। हृदय होता है, बोलते हैं ना जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसको लहसुन सेक के खाना चाहिए, तो हृदय होता है। केस से बालों को बढ़ाने वाला था। गुरु ब्रश से ब्रश होता है। स्निग्ध, रोचन, दीपन, भग्न मतलब फ्रैक्चर में वह संधान करने के लिए। रद्दल्यो, रक्त पित्त प्रदूषक, रक्त पित्त को बढ़ाने वाला होता है। अब आ गया क्लास, कुष्ठ, एक प्रकार से क्या स्किन डिसऑर्डर है क्लास और कुष्ठ। गुल्म, पेट में गैस भरा होना, प्रतीत होना। अर्श में, कृमि, कफ, अनिल, लान, कफ और अनिल को नाश करने वाला, ठीक है। ये सब और मेन रसायन में यूज़ करते हैं। जो भी इन इम्पोर्टेंसी वाले पेशेंट रहते हैं ना, उनमें अपन लहसुन की प्रिपरेशन वाली मेडिसिन देते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है अपना प्याज, रेगुलर यूज़ में करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, प्याज को पलांडू। अब आप लोगों का हमेशा एग्जाम में और यहाँ पे प्याज देखने को नहीं मिलेगा, वो पूछेंगे पलांडू क्या होता है, तो पलांडू मतलब प्याज होता है। ये लहसुन से कुछ कम गुणों वाला होता है, कफ कारक होता है और पित्त कारक कम होता है। एक कफ अब देखो यहाँ पे कफ कारक, तो अब कफ के जो गुण है, स्निग्ध होता है, शीत होता है और भारी होता है। ये सब अपन कफ के जो गुण है ना वो लिख सकते हैं अपन पलांडू में। तो ऐसे करके अपन को थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी है, ठीक है। गृजनक का साग, ये सब पढ़ लेना इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। फिर एक आता है सूरण कंद। एक सूरण ड्रग आती है, बहुत यूज़ होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। सूरण कंद को आप अभी से याद कर लो कि ये अर्श के पेशेंट में सूरण कंद बहुत दिया जाता है। अर्श, ठीक है, ये अग्निदीपक होता है। अर्श के पेशेंट में क्या कॉन्स्टिपेशन रहता है, इसलिए उनको अर्श हो जाता है, तो अग्निदीपक हो जाएगा, रुचिकारक हो जाएगा, कफनाशक हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा, लघु हो जाएगा। विशेष करके यह अर्श रोगियों के लिए हितकर होता है, ठीक है। अर्श रोगी विशेषाद अर्शाम पथ्यम, अर्श रोगी को सूरणकंद खाना चाहिए, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं सागों में उत्तरोत्तर गुरुता। अब पत्र के साग से पुष्प का साग गुरु होता है, इससे अधिक गुरु फल का साग होता है। फल के सागों से अधिक गुरु नाल का साग होता है, इनसे अधिक गुरु कंद का साग होता है। ये एक ऑर्डर है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे बढ़िया ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला एरो बना के लिख लेना कि पत्र से बड़ा पुष्प होता है गुरु, पुष्प से गुरु फल होता है, फल से गुरु नाल होते हैं, नाल से गुरु कंद होता है। देखो पत्ते आते हैं सबसे पहले, पत्ते का आते उसमें पुष्प आते हैं पेड़ में, पुष्प के बाद फल आते हैं, फिर नाल और कंद याद कर लेना इनके। ये होगा इसके गुरुता का ऑर्डर। अब अपन पढ़ेंगे उत्तम अधम निर्णय। अब हर चैप्टर में अपन ने देखा था पूरा पढ़ने के बाद
कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है पढ़ रहा है। तो शाक वर्ग में परिगणित शाकों में जीवंती डोडी शाक उत्तम तथा सरसों की पत्तियों एवं नाल का शाक अधम मतलब बेकार माना गया है। ठीक है, ये हर वर्ग के लास्ट में देख लेना कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं नेक्स्ट फल वर्ग के ऊपर। ठीक है, अब फल जो भी खाते हैं, अब जो द्राक्षा बोले तो अपन जो किशमिश होती है ना, किशमिश से बड़ा वाला जो आता है जिसके अंदर बीज ही निकलते हैं उसको अपन द्राक्षा बोलते हैं। तो द्राक्षा फल उत्तमम ब्रस्यम चक्षुषा सृष्ट मूत्र बिट। तो द्राक्षा दाक और मुनक्का सब फलों में उत्तम होता है, ये वीर्यवर्धक। यहाँ पे लिख लेना, अष्टांग हृदय ने उत्तम फल किसको माना है, द्राक्षा को माना है। ठीक है, आँखों के लिए हितकर, मलमूत्र को सुचारू रूप से निकालना, विपाक तथा रस मधुर स्निग्ध कुछ कषाय रस युक्त शीतवीर तथा देर से पचने वाला, यह बात पित्त रक्त विकारों का विनाश करता है। मुख का तीतापन, मदात्य रोग, तृष्णा, काश, श्रम, श्वास, स्वरवेद, छत एवं क्षय इन रोगों का विनाश करता है। ठीक है, ये हो गया अपने द्राक्षा। ये तो आएगा ही आपके एग्जाम में। ठीक है, जो जो उत्तम चीज़ है ना वो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो द्राक्षा के फल में बारे में अपन ने अच्छी अच्छी चीज़ें लिखती है सारी। ठीक है, द्राक्षा अपन घर वाले बोलते हैं ना हॉस्टल में रहते हैं तो कि काजू किशमिश बादाम रखना खाने के लिए, क्योंकि ये सब क्या अपने को बल बढ़ाने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं। थोड़ा ये सभी दिमाग लगा के अपन एग्ज़ाम में पेजेस भरना, पॉइंट बनाना कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपन आ जाते हैं बिल्व देखा होगा, बील की पत्ती जो शंकर भगवान पर चढ़ाते हैं ना, उसमें एक फल भी लगता है। तो उसके बारे में तो उसकी दो स्टेजेस आएंगी, एक पक्का और एक कच्चा। तो अपन उसके बारे में देखते हैं। पक्वम सु दुर्जरम, दुर्जर का मतलब होता है बेकार चीज़, शरीर को दुर्जर मतलब कमज़ोर बनाने वाला। पका हुआ बेल का फल बड़ी कठिनाई से पचता है, दोषकारक होता है तथा इसमें सेवन करने से अपान वायु दुर्गंधयुक्त निकलती है। जो नीचे से अपन वायु का बेग निकालते हैं ना वो दुर्गंध, उसमें गंदी बदबू आती है। ये हो गया पके वाले के। अब कच्चे बारे में पढ़ते हैं। दोसलम पूती मारुतम, ये ऊपर पके वाले में पढ़ा था, अब नीचे कच्चे वाले का। दीपनम कफ वातकनम बलम ग्राह्य युतम चा तत्। कच्चे बेल के फल अग्नि प्रदीप्त करता है, कफ तथा बात दोष का नाश करता है। ये दोष प्रकार के बेल ग्राही होते हैं। कच्चे बेल का फल अग्नि अच्छी चीज़ है, अग्नि को बढ़ाएगा। कफ तथा वात दोष का नाश कर रहा है मतलब अच्छी चीज़ है। ये दोनों प्रकार के बेल ग्राही होते हैं। ग्राही होते तो मल को दोनों, पक्का भी खाओगे कच्चा भी खाओगे तो वो क्या मल को बांधेगा। ये पक्के और कच्चे बेल के अपने गुण पढ़ लिया। ठीक है, फिर बात आती है कपित्थ, जो कबीट बोलते हैं ना, खट्टा खट्टा जो बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसके बारे में। कच्चा फल ये कंठ को हानि पहुंचाता है, दोषकारक होता है। केत का पका फल दोष शामक, हिचकी तथा बमन का विनाश करता है। तो जो पका कबीट को अपन का हिचकी में खाते हैं और बमन उल्टी जैसा होता है तब खाते हैं। दोनों प्रकार के बिल भी गिराई थे, दोनों प्रकार के केत भी गिराई हो गए। ठीक है, कपित्थम मासम कंठग्नम दोषलम, कंठ के लिए अहितकर होता है और दोष को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, फिर आ जाता है जामुन, ब्लूबेरी। यह गुरु देर से पचने वाली होती है, विष्टम भी होती है, शीतवीर्य होती है, वात विकारों को अत्यंत बढ़ाने वाली, मलमूत्र को रोकने वाला, स्वर यंत्र के लिए अहितकर, कफ तथा पित्त विकारों को जीतने वाला होता है। ठीक है, ऐसा हो गया अपने जामुन के गुण। ठीक है, आम का वर्णन। अब आम का जो मैंगो खाते हैं ना वो, जिसमें अभी गुठली नहीं पड़ी है मतलब कच्चा आम, ऐसा बाल छोटा आम बात कारक होता है, पित्त कारक होता है, रक्त धातु को दूसरे मतलब कच्ची केरी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, गुठली पड़ जाने पर अर्थात कुछ बड़ा होने पर यह कफ कारक तथा पित्त कारक होता है, एक हट जाता है, इसका रक्त धातु को दूषित नहीं करता है। पका हुआ आम पाक में गुरु वातनाशक, स्वाद में मधुर होता है। पका हुआ खट्टा आम कफ कारक और शुक्रवर्धक होता है। पका हुआ जो खट्टा आम कफ कारक और शुक्रवर्धक होता है। ठीक है, फिर वृक्ष अम्ल का वर्णन किया है। फिर इन्होंने आगे नीचे आते हैं अपन, समी का फल, एक समी का प्लांट होता है। ठीक है, यह पाक में गुरु उष्णवीर और केश नाशक तथा रुक्ष, केश नाशक मतलब बालों को गिराएगा अपने। ठीक है, पीलू का फल, यह पित्तकारक होता है, कफ तथा बात का नाशक करता, मल भेदक होता है। प्लीहा रोग, अर्श रोग, कृमि रोग तथा गुल्म रोग नाशक होता है। ठीक है, पीलू कुछ तीता मधुर होता है, यह अधिक उष्ण नहीं होता है, यह त्रिदोष नाशक होता है। मातुलुंग, जो नींबू खाते हैं ना अपन उसको बोलते हैं मातुलुंग, बोलते हैं आयुर्वेद में। बिजोरा नींबू, मातुलुंग बिजोरा नींबू। ये तिक्त एवं कटु होता है और स्निग्ध तथा बातनाशक होता है। उसका मांस ब्रहण मधुर
वात तथा पित्तनाशक और गुरु होता है। बिचौर और नींबू का केसर, लघु, काश, श्वास, हिचकी, मदाते, देखो मदाते आ गया ना नींबू देने के लिए। मुख शोष, मुख पक जाता है तो उसको नींबू खाने के लिए बोलते हैं। विटामिन सी रहता है क्योंकि अल्सर हो जाते हैं तो। वात रोग में, कफ रोग में, विबंध में, बमन, आरोचक, गुल्म, उदर रोग, अर्श रोग, सूल रोग और मंदाग्नि का विनाश करता है। ये सब नींबू के गुण देख लिए अपन ने, ठीक है। फिर आता है भिलावा, एक भल्लातक ड्रग आती है, ठीक है। भल्लातक को अपन कैसे यूज़ करते हैं, भिलावा का छिलका तथा भिलावे को अपन टच कर देते हैं ना अपने स्किन से तो अपने को जल जाता है हाथ, इतना उष्ण होता है ये। भिलावे का छिलका तथा गूदा व्रणम रस में मधुर शीतवीर। भिलावे की गुठली अग्नि के समान तीक्ष्ण होती है। जो गुठली होती है ना इसको अपन घिस के लगा देते हैं ना तो तीक्ष्ण दाह मतलब जल जाएगा, अपने को बर्न हो जाएगा। बुद्धिवर्धक एवं अत्यंत कफ एवं वातनाशक होता है ये भिलावे के गुण के बारे में। तद अस्थि अग्नम, जो अस्थि जो भिलावे की गुठली को अपन अस्थि बोलते हैं यहाँ पे। अस्थि सम मेध्यम कफ वात हरम, ठीक है। अग्नि मतलब जला देगा। फिर पारेवत का वर्णन। पारेवत मधुर तथा अम्ल भेद से दो प्रकार का होता है। मीठा पारेवत शीतवीर होता है तथा अम्ल पारेवत उष्ण। जो अम्ल चीज़ ऑब्वियसली बात है वो उष्ण होगी। ये दोनों पारेवत पाचन में गुरु रुचिकर होते हैं और अत्यग्नि का शमन करते हैं, ठीक है। फिर जाते हैं अरूक का फल का वर्णन किया इन्होंने। कच्चे दाख आदि के फल के, जो मुनक्का द्राक्ष बताया ना उसके बारे में। कच्चे फल स्वाद में खट्टे होते हैं, पित्त तथा कफ का वर्धन करने वाले होते हैं। फिर अपने लिए इमली आ जाती है, जो इमली और बेर के सूखे फल, ये अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, मल का भेदन करने वाले होते हैं। दोनों प्यास और शारीरिक और मानसिक थकावट को दूर करने वाले होते हैं तथा वाद विकारों में लाभदायक होते हैं। फिर बड़हर, फलों में बड़हर का फल अधम गुणों वाला होता है तथा यह बात आदि दोषों को उभारने वाला होता है। जो बड़हर होता है वो बात आदि जो तीनों दोष है ना उनको उभारने वाला होता है। बड़हर के बारे में देख लिया अपन ने, सर्वदोष करत होता है। त्याज धान्य शाक एवं फल, अब किस किस का नहीं खाना है ये पढ़ना है आपको, ठीक है। किस किस का नहीं खाना चाहिए अपने को। हिम बर्फ़ गिरने से, अब एक फसल लगी है खेत में तो उसका कब अपन नहीं खाएंगे, तो खेत में बर्फ़ गिरने से, ओले पड़ने से, कड़ी धूप लगने से या आग में झुलस जाने से, दूषित वायु के स्पर्श से, सांप आदि अन्य जहरीले प्राणियों की लार के लग जाने से, कीड़े पड़ जाने से, जल में डूबे जाने से, विपरीत गुण वाली भूमि में उत्पन्न होने से, विपरीत ऋतु में उत्पन्न होने से, विपरीत गुण वाले धान्य के साथ मिला देने से, सागहीन हो जाने से तथा अधिक पुराने हो जाने से धान्य अपने गुणों से रहित हो जाते हैं। ऐसे धान्यों का सेवन ना करें। आपको एग्जाम में आएगा कौन सी धान्यों को, कौन सी शाखों को और कौन से फल को नहीं सेवन करना है, तो ये तीनों चीज़ों के लिए अपन को बता देते हैं, इनको सेवन ना करें। इसी प्रकार के शाकों भी त्याज्य होते हैं तथा जो शाक घी तेल स्नेहों के बिना छोंके ही बनाए गए हों और जो कोमल ना हो वे भी अखाद्य मतलब नहीं खाना होता है। जिन शाकों में स्वाभाविक रस गुण आदि की उत्पत्ति ना हुई हो अथवा जो शाक सूख गए हो वे भी खाने योग्य नहीं होते, ठीक है। ये सब वर्णन मिल गया अपने को, किसको खाना है किसको नहीं खाना, ठीक है। अब आ जाता है औषध वर्ग के बारे में, ठीक है। अपन औषध वर्ग पे आ गए हैं। लवण का वर्णन किस, अब यहाँ पे पूछेंगे लवण जो सॉल्ट है, सॉल्ट का वर्णन किस में, औषध वर्ग में किया गया है, ठीक है। और सिर्फ औषध वर्ग यही अष्टांग हृदय में मिलेगी, आपको चरक में नहीं मिलेगी अगले साल से। फलों का वर्णन करने के बाद अब यहाँ विविध प्रकार के लवणों का वर्णन किया जाएगा। लवण बोले तो सॉल्ट को बोलते हैं अपन, ठीक है, सॉल्ट। अब आ जाते हैं सबसे सेंधा नमक। सेंधा नमक सुना होगा अपने, सेंधा नमक खाना चाहिए। तो सभी नमकों में सेंधा नमक तीक्ष्णतम की कमी के कारण कुछ मधुर, जो सेंधा नमक है वो तीक्ष्ण नहीं होता है, ठीक है। उसमें मधुर वीर होता है, वीर का बढ़ाने वाला होता है, हृदय के लिए हितकर होता है, त्रिदोष को शमन करने वाला होता है, लघु होता है, कुछ वीर में उष्ण वीर वाला होता है, नेत्रों के लिए हितकर होता है, आविदाई होता है, होने पर जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। देखो इतने अच्छे गुण लेके गए, इसलिए सेंधा नमक श्रेष्ठ है, ठीक है। फिर सोवर्चल नमक, सज्जी छार बोलते हैं इसी को, सज्जी छार कहते हैं। ये लघु होता है, हृदय के लिए हितकर होता है, सुगंधित होता है, डकार को शुद्ध करने वाला होता है, विपाक में कटु, अब देखो अच्छे से खाना पचाएगा तो डकार भी अच्छी आएगी। विपाक में कटु, मल मूत्र की रुकावट को हटाने वाला, जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला, ठीक है। फिर बिड़ नमक, एक बिड़ नमक आता है, ठीक है। एक हो गया सेंधा नमक, सोवर्चल नमक, अब बिड़ नमक। इसका सेवन करने से कफ ऊपर की ओर से निकलने लगता है और अपान वायु नीचे की ओर से निकलने लगती है। जो दोनों मल है उनको ऊपर से और नीचे से निकालने लग जाता है, अर्थात यह कफ एवं वायु की गति का अनुलोमन करता है।
को प्रदीप्त करता है। मल मूत्र की रुकावट, अनाह विष्टम्भ, शूल तथा भारीपन का नाश करता है। ठीक है, फिर आता है काला नमक, सोवरचल सेंधा नमक, सोवरचल नमक, बिड नमक। अब काला नमक पढ़ रहे हैं, ठीक है अपन लोग। फिर एक आ जाएगा सोवरचल नमक, अब तो अपन ने देख लिया यहाँ पे ऊपर। और फिर एक हो जाएगा समुद्र का नमक, फिर एक हो जाएगा ओद्भिद का नमक, कृष्ण लवण तो देख लिया अपन ने। ऐसे करके क्रोमक नमक, इस प्रकार से नमकों का वर्णन किया है अष्टांग हृदय में। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे कौन सा वाला, बिड देख लिया था, सोवरचल देख लिया, अपन काले नमक पे आ गए थे। ठीक है, इसमें सेंधा नमक, हरड़ के छिलके, आंवले का सूखा गूदा और सज्जी छार, ये द्रव्य प्रत्येक आधा आधा लेकर किसी लोहे या मिट्टी के पात्र में मिलाकर इसको कैसे बनाता है, ये बनाया, निर्माण विधि बताई इन्होंने काले नमक की। ठीक है, सोवरचल लवण कैसे बनाना है वो बताया। अब समुद्र के लवण के बारे में पढ़ते अपन। समुद्र का लवण, अपन जल तो पीते नहीं है समुद्र का, तो समुद्र का लवण सुखाकर बनाया जाता है। जो अपन आजकल सॉल्ट खाते हैं ना मैक्सिमम, जो सफ़ेद नमक आता है वो समुद्र का सॉल्ट होता है। रस में नमकीन किंतु विपाक में मधुर होता है, गुरु और कफ दोष को बढ़ाता है। ठीक है, अब बता ओद्भिद नमक, रेया ऊषर नमक, कुछ तिक्त कटु रस वाला, क्षार गुणयुक्त, तीक्ष्ण तथा क्लेद युक्त होता है। ठीक है, फिर कृष्ण काला नमक के गुण बताए, इसमें सोचन नमक के समान ही गुण होते हैं। ठीक है, जिससे गंध इसमें नहीं होती, बस जो गंध आती है सोचन नमक वो उसमें नहीं होती है। रोमक लवण के बारे में, इसकी उत्पत्ति धूली से होती है, लघु, कुछ खारा, कफकारक तथा गुरु होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन यवक्षार। अब क्षार के बारे में देख रहे हैं, तो यवक्षार के गुण। क्षार बोले तो जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं ना वो होते हैं। तो अपना पहला क्षार आ गया यवक्षार। यवक्षार गुल्म रोग में, हृदय रोग में, एक क्षार का एक प्रकार से अब जो कॉन्स्टिपेशन उसको दूर करता है। गुल्म रोग, हृदय रोग, ग्रहणी रोग, पांडु रोग, प्लीहा रोग, अनाह और स्वर यंत्र के रोग, श्वास रोग, अर्श रोग, कफ रोग तथा काश रोग को नष्ट करने वाला होता है। ठीक है, सभी प्रकार के क्षार, सभी क्षार अत्यंत तीक्ष्ण होते हैं, उष्ण होते हैं, कृमिनाशक होते हैं तथा लघु होते हैं। ये पित्त तथा रक्त को दूषित करते हैं, आहार तथा व्रण शोथ को पका देते हैं, छेदन करते हैं, अर्श के मस्सों एवं बालों की जड़ को काट देते हैं। अपन ना एक, आप लोग आगे फाइनल ईयर आओगे तो पढ़ोगे, एक छाड़ सूत्र बनाते हैं, एक धागा लेते हैं, धागे के ऊपर छार लगा लगा के इसको बनाते हैं, फिर उससे जो अर्श का मस्सा रहता है ना उसको बांध देते हैं तो वो कट जाता है। हृदय के लिए हितकर है, पके हुए व्रण शोथ को फाड़ देता है, कटु तथा लवण रस प्रदान होने के कारण ये शुक्र, ओज, केस तथा नेत्र के लिए हितकर होता है। ठीक है, ये अपन ने हो गया क्षार के गुण। अब हींग जो खाने में डालते हैं वो हींग का वर्णन करेंगे। हींग जो है वात रोग, कफ रोग, अनाह तथा सूल रोग को ये नष्ट करती है, पित्त को प्रकोपित करती है, विपाक एवं रस में कटु होती है। हींग रुचिकारक, अग्नि प्रदीपक, पाचक होती है। हींग बोलते हैं ना खाने में डालते हैं क्योंकि इससे खाना अच्छा पचता है, तो ये हींग के गुण हो गए। ठीक है, हिंगु वात कफ अनाह शूलग्नम, पित्त कोपनम, कटु पाक रसम, रुच्यम दीपनम, पाचनम लघु। फिर अपन आ जाते हैं हरितकी का वर्णन, जो ड्रग है हरितकी। त्रिफला का जो कंटेंट है ना हरितकी विविध की आम्ल की, तो हरितकी के बारे में पढ़ेंगे। ये रस में कसेली, विपाक में मधुर, गुण में रुक्ष, केवल लवण रस से रहित अर्थात लवण के अतिरिक्त इसमें शेष सभी रस होते हैं। एक याद रखना, जो 6 रस पड़े थे ना अपन ने, उसमें लवण रस को छोड़ के इसमें 5 रस होते हैं। ठीक है, ये लघु, अग्नि को दीप्त करती है, भोजन को पचाती है, बुद्धि वर्धक है, अग्नि को पचाती है, भोजन को पचाती है, बुद्धिवर्धक है, दीर्घ आयु प्रदान करने वाली होती है। हरितकी को ना आयुर्वेद अपन, जैसे माता मम्मी जो होती है ना अपनी माता, उसको कोरिलेट करते हैं। हरितकी को आयुर्वेद में अपन ड्रगों में और औषधि में माता बोलते हैं। ठीक है, दीर्घायु प्रदान करने वाली होती है, में सर्वश्रेष्ठ, उष्णवीर की होती है, सररेचक होती है, आयु के लिए हितकर होती है, बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय को बल देने वाली होती है। ठीक है, अब हरितकी पढ़ लिया, अब आंवले के बारे में पढ़े। ये तीनों ना त्रिफला के कंटेंट है। ठीक है, आंवले के गुण भी हरितकी के समान ही होते हैं, परंतु आंवला शीतवीर्य होता है, रस में अम्ल खट्टा होता है और पित्त तथा कफ का विनाश करने वाला होता है। अब विविधक, बहेड़ा जिसको बोलते हैं, यह भी हरितकी के समान गुणधर्म वाला होता है, किंतु यह विपाक में कटु, केशों के लिए हितकर होता है, फिर भी हरितकी तथा आंवले से कुछ कम गुण वाला होता है। ठीक है, हिमम केश्यम अक्षिम उच्च तद गुणम। ठीक है, ये सब गुण आप इसके याद कर लेना, मेन हरितकी के, उससे सारे के निकल जाएंगे। ठीक है आप लोगों का। फिर एक आ जाता है त्रिजात का वर्णन। त्रिजात में क्या आती है, दालचीनी, तेजपत्र और बड़ी इलायची। याद रखना बड़ी इलायची आती है। इन तीनों को अपन एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं, त्रिजात। ठीक है,
फिर इसमें केसर मिला देंगे अपन तो उसको चतुर्जात बोल देंगे, ठीक है। एक त्रिजात पढ़ रहे हैं अपन, इन तीनों द्रव्यों के संयोग का नाम त्रिजात या त्रिजातक होता है। ये दोनों शब्द शास्त्रीय प्रयोग में पाए जाते हैं, ठीक है। अभी करता क्या क्या है, अब इन्होंने हिंदी नहीं दी है, तो ये पित्त का प्रकोप करेगा, तीक्ष्ण और उष्ण होता है, रुक्ष होता है, रोचन होता है और दीपन होता है, ठीक है। ये हो गए अपने त्रिजात के गुण। अब चतुर्जात के बारे में, उक्त त्रिजात में नागकेसर को केसर नागकेसर दोनों पर्याय हैं, ठीक है। द्रव्य को मिला देने से चतुर्जात बन जाता है। उक्त योग गुणधर्म ये पित्तवर्धक होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, रुक्ष होता है, अग्नि को प्रदीप्त करने वाला और भोजन के प्रति रुचि करने वाला होता है, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं मरीच के बारे में। जो काली मिर्ची होती है ना उसको मरीच बोलते हैं, काली मरीच। ये रस एवं विपाक में कटु, कफनाशक और लघु होती है, ठीक है। मरीच ये उष्ण होती है, ठीक है। ये रस एवं विपाक में कटु और कफनाशक और लघु होती है। अब मेन आ जाते हैं अपन पंचमूल। अब इसके बारे में समझाता हूँ। 5 चीज़ है जो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, और उनका क्या है, पंच है। पंच मतलब 5 और मूल मतलब जो जड़ होती है ना, जड़ को अपन मूल बोलते हैं। तो पंचमूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो अष्टांग संग्रह उन्होंने 7 दिए, और सुश्रुत जो पढ़ेंगे आप लोग फाइनल ईयर में, उसमें 5 दिए, 5 पंचमूल दिए, ठीक है। तो अब बताता हूँ इसमें कौन कौन से। इसमें बल्ली और कंटक नहीं होती है, लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, जीवनीय पंचमूल, मध्यम पंचमूल और तृण पंचमूल। ये LVG MTA से करके ट्रिक लिख लेना, कुछ भी है 5 मिलेगी अपने को इसमें, ठीक है। अब इनके बारे में, इनके 5 के कंटेंट क्या क्या होते हैं और उनके गुण क्या क्या होते हैं। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया मेरे हिसाब से, तो मैं इनका आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से क्या क्या ड्रग होती है, ठीक है। अब इन्होंने सौंठ, जो अदरक खाते हैं ना अपन, अदरक सूख जाता है तो उसको शुंठी बोलते हैं। तो शुंठी क्या होता है, हृदय होता है, और स्वादु और पाक मतलब मधुर पाक होता है इसका। यह जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, वीर्य वर्धक होता है, मल को बांधता है, हृदय के लिए हितकर होता है, स्रोत को शुद्धि करने वाला और रुचि वर्धक, लघु विपाक में मधुर स्निग्ध होता है, ठीक है। ये हो गए इसके गुण। आर्द्र मतलब जो कच्चे अपन चाय में घिसते हैं ना, वो कच्चा है, सौंठ के समान ही इसके गुण होता है। ये तीनों सौंठ, मरीच, पिपली, जो त्रिकटु, ऐसे ये चीज़ लिख लेना आप अलग से ऊपर बुक के निकाल के। त्रिकटु में क्या आता है, सौंठ, मरीच और पिपली कह जाते हैं। इसी को कटुतरय या त्रिउष्ण भी कहा जाता है। कटुतरय, त्रिकटु, त्रयोउष्ण और कटुतरय बोलते हैं, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। त्रिकटु के गुण का क्या होता है, मोटापा को कम करता है, मंदाग्नि, श्वास काश, स्लीपत तथा पीनस रोगों का विनाश करता है, ठीक है। फिर ये चब्बे और पीलूमूल, चित्रक भी ड्रग है, ठीक है। अब अपन पंचकोल, मरीच, और अब अपन पंचकोल पढ़ेंगे। ऐसे 5 चीज़ पढ़ेंगे। जो 5 मूल बोली थी ना अपन ने, 5 मूल, पंचकोल के गुण, बृहत, अब जो ऊपर मैंने पढ़ा था, बृहत पंचमूल के योग, लघु पंचमूल, मध्यम पंचमूल के गुण, जीवनीय पंचमूल के गुण, तृण पंचमूल के गुण। ये सब मैंने एक शॉर्ट वीडियो में डालूंगा इन 5 को, वहाँ से आप लोगों को ट्रिक के साथ बना के नोट्स डालूंगा, तो वो वीडियो देख लेना, तो उससे आपके ये जो लास्ट वर्क है पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू। वीडियो इतना, ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग है, लगेगा बोरिंग भी, पढ़ने में आलस आएगा, पर एक बार सुन लेना जैसे जैसे करके, तो उससे काफ़ी कुछ आपका ध्यान बन जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों के लिए फेमिलियर नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।